Dear students, now we are solving physics paper of AMU 11th entrance of last year, that is 2021-22 session. The very first question is a car of mass 200 kilogram, 200 किलोग्राम की एक कार है, moves with an initial speed of 72 किलोमीटर पर आवर. तो हमको क्या दे रखी है? इनिशियल स्पीड दे रखी है, इट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. ओके. इफ ऑन अप्लाइंग ब्रेक ए कांस्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0.2. तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये डिसेलरेशन दिया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहां पर हम माइनस साइन मेंशन कर दें कि इसको जब भी हम न्यूमेरिकल के अंदर, जब भी हम इक्वेशंस के अंदर रखेंगे तो विद नेगेटिव साइन रखेंगे. ओके. इज प्रोड्यूस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स वुड बी. अब डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो यहां कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कहां से निकालना है. जब अप्लाई किया हमने ब्रेक को, उसके बाद से लेकर रुकने तक जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमको निकालना है. बात समझ में आई? तो हमको क्या चीज निकालनी है? डिस्टेंस कवर्ड निकालना है. व्हाट इज एस? ओके. तो दो फॉर्मूले एस के. एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इस फॉर्मूले को अगर लगाते हैं हम तो यहां पर टाइम, जितनी देर में वो कार रुकी है वो हमारे पास नहीं है, तो इस फॉर्मूले को लगाना फिलहाल मुनासिब नहीं है. दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये फॉर्मूला लगाना ठीक है. बात समझ में? ये क्या चीज है? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0. तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस यहां पर लगा देंगे 2 लगा देंगे. एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ लेंगे 0.2. क्या बात समझ में आई? एस की वैल्यू हमें निकालनी है. यहां पर एस की वैल्यू किसके बराबर हो जानी है? एस विल बी इक्वल टू 20 के स्क्वायर. तो ये आपका हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2. यहां पर सॉरी, यहां पर देखिए माइनस का साइन यहां पर, ठीक है, यहां अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस के साइन के साथ लिखेंगे इसको. तो 2 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इट विल बी इक्वल टू माइनस 0.4. जब ये ब्रैकेट के, जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस साइन के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1000. एसआई यूनिट में सारी चीजें रखी हैं तो ये भी एसआई यूनिट में आएगा मीटर. तो एस विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर. क्या आंसर है? यस आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर. यही इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए. ठीक है, उसको भी मैं समझा दूं, क्योंकि यहां पर मास दिया हुआ है कार का. बात समझ में? क्या दे रखा है? मास दे रखा है कार का. तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कार की कितनी होगी जिस टाइम कार चल रही है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर. बात समझ में? और ये जो v है बेसिकली ये u हो जाएगा, यहां पर हाफ एम यू स्क्वायर कह दीजिए इसको. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी थी कार की. तो क्या ये हम निकाल सकते हैं? यस, ये हम निकाल सकते हैं. हाफ इंटू कार का मास 200 इंटू यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 400. ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 4 के बाद 4 0. ठीक है, ये जूल होगी. इतनी जूल बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है. जब ब्रेक अप्लाई होंगे तो ब्रेक वर्क डन करेंगे, तो वो सारा का सारा वर्क डन बेसिकली कितना होना चाहिए? एटलीस्ट वर्क डन इतना होना चाहिए कि ये काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए. बात समझ में? वेलोसिटी 0 हो जाए, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए, तो वर्क डन वो कैसे हम निकालेंगे? तो ब्रेक कुछ फोर्स लगाने वाले. ठीक है, तो वर्क डन बाई ब्रेक्स, वर्क डन बाई ब्रेक्स किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बात समझ में आ रही? ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन. हमको डिसेलरेशन दे रखा है नेगेटिव साइन के साथ. बात समझ में आई? तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो हम इक्वेट कर देंगे इनको. F इंटू डी. अब इस D की जगह मैं क्या लिख लूं? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लिख लूं. ये किसके बराबर आना चाहिए बच्चों? ये इस 4000 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, सॉरी 40,000 के बराबर आना चाहिए. बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब मैं जरा वैल्यू रख के देख लेता हूं आता भी है या नहीं आता. तो मास की जगह मैं क्या लिखूं? 200 लिख लेता हूं. एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखूं मैं? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं. ये बात याद रखिएगा 0.2.
मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, और ये आपका हो गया 40,000। बात समझ में आई? 2 0 यहां से कट जाने, ठीक है। 2 इंटू 0.2, तो एस किसके बराबर हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 40,000 ही था। ये देख लेते हैं सबसे पहले। 220 इंटू 20 400, और मास किसके बराबर था? मास 200, तो यहां पर 40,000, ये बिल्कुल सही लिखा था मैंने। और मास 200 kg है, 0.2 है, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, और यहां पर 40, तो यहां पर 2 0, ठीक है, इसीलिए यहां पर गड़बड़ हो रही थी। तो ये यहां पर देखिए 1000 आ गया, ठीक है। तो 1000 ये किसके बराबर है? 1000 मीटर के बराबर है। तो बच्चों ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो कार की थी, जो काइनेटिक एनर्जी कार की थी, वो बेसिकली कौन खत्म करेगा, कौन उसको बेसिकली जीरो करने वाला है, वो वर्क डन करने वाला है, कौन सा? ब्रेक वाला, ठीक है। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आ रहा, हालांकि ये यूज होता है कई बार क्वेश्चंस में, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो ये जो सिंपल पहला वाला कैलकुलेशन था वो भी हमारा ठीक था, ओके। लेकिन ये भी आपके समझ में आना चाहिए क्योंकि ये आपके लेवल का है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसका मतलब u0 होने वाला है, एंड मूव्स अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन से यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो जिस भी डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, साउथ में चल रही है, नॉर्थ में चल रही है, उस डायरेक्शन को हमने y डायरेक्शन कह दिया, विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे है बच्चों? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में भी वो मूव करने लगी, क्योंकि अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, रेस्ट में थी, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद फॉर 6 सेकंड। और ये जो एक्सेलरेशन था, इसका जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है? वो आपका 6 सेकंड्स दे रखा है। तो मैं इसको T1 लिख लेता हूं, और T1 इज एसोसिएटेड विद दिस एक्सेलरेशन, ओके, दिस मस्ट बी नोटेड, एंड इट देन कंटिन्यूज विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस एक्सेलरेशन से इतनी देर तक चलने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी बिल्डअप हो गई होगी। सपोज वो वेलोसिटी हो गई थी v, इस v वेलोसिटी से ये v वेलोसिटी जितनी भी रही हो, ओके, ये जितनी भी रही हो, इससे ये कंटिन्यू रही कार, इस वेलोसिटी से ये चलती रही। टोटल डिस्टेंस निकालना है कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट से, ठीक है। तो रेस्ट से ये 6 सेकंड तो इसके यहां पर चले गए, यानी अगले वाले जो T2 सेकंड हैं वो कितने बचे? 4 सेकंड्स रहे, जिससे ये इस वेलोसिटी से चलती रही, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब इन दोनों ड्यूरेशन में, यानी कि इस एक्सेलरेशन और इस वेलोसिटी से जब तक ये चलती रही, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। सपोज इट इज टाइम, इट इज वेलोसिटी, ओके, बात समझ में आती है। तो कुछ किसी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा 6 सेकंड के लिए शुरू के, तो ये कितने सेकंड तक के लिए है बच्चों? ये T1 विच इज इक्वल टू 6, बात समझ में आती है। तो ये किसी वेलोसिटी पर पहुंच गई होगी, ये वाली जो वेलोसिटी थी v। इसके बाद यहां पर 6 सेकंड हो गए, 4 सेकंड तक ये और चलिए, 4 सेकंड तक ये और चलिए, तो यहां पर बेसिकली कितने हो गए थे? यहां पर 10, यहां पर 6। तो ये जो ड्यूरेशन थी बच्चों वो कितनी थी? इसको T2 कह देता हूं। ये ड्यूरेशन 4 सेकंड थी, और ये जो ड्यूरेशन थी ये कितने सेकंड थी? ये 6 सेकंड थी, ठीक है। तो ऐसे करके ये 10 सेकंड हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है? हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसान है कि आप इस रेक्टेंगल का डिस्टेंस, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हमारे पास v नहीं है, इसको निकालना बहुत आसान। कौन सा फार्मूला लिखेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यहां पर 0 थी, तो at हमको कैलकुलेट करना है 6 इंटू 6, दोनों SI यूनिट में रखे हुए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड। तो मीटर के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर आ जाना है 6 इंटू 6 किसके बराबर हो जाएगा? 36 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? 36 आ चुकी है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देख लीजिए, इस वाले ट्राइंगल को, इसकी बेस पता है आपको, इसकी हाइट भी पता है। जब बेस और हाइट किसी ट्राइंगल की हमको पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से निकाल लेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 36 प्लस, अब ये वाला जो आपका रेक्टेंगल है उसको देख लीजिए,
इसकी जो बेस कितनी है, इसकी बेस है 4 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट है आपकी 36 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका हो गया 36 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 36 प्लस 4 इंटू 36, ठीक है, 3 इंटू 36 किसके बराबर होता है, 3 चौक 3 तिया 9 3 छिका 18, ये हो जाएगा आपका 108 प्लस 36 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 144, ठीक है। 200 तो ये ऐसे हो रहे हैं, 200 और 8 इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 252, 252 आंसर है, यस यस आंसर है 252 मीटर्स, 252 मीटर आपका ये डिस्टेंस कवर करेगी अगर ये इस हिसाब से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल अपने घर से स्कूल जा रहा है और उसने अपनी जो स्पीड कंप्यूट करी, एवरेज स्पीड जो कंप्यूट करी वो कितनी करी, 20 किलोमीटर पर आवर करी। बात समझ में आती है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, सेम रूट से बताने की यहां पर जो कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है या डिस्टेंस सेम हो रहा है। बात समझ में आई। सेम रूट, देयर इज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत कम था, एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बढ़ गई आते टाइम क्योंकि ट्रैफिक कम था, डिस्टेंस तो दोनों बार सेम था, लेकिन एवरेज स्पीड बढ़ गई। तो बढ़ गई का मतलब क्या है, कम टाइम लगा होगा इसको स्कूल से वापस घर आने में। What is the average speed of अब्दुल ट्रिप्स, यानी जाने और आने की जो एवरेज स्पीड है वो निकालिए। इसमें एक टेक्निकल बात यह है कि टोटल टाइम में हम वो टाइम खत्म कर दे रहे हैं जितने टाइम वो स्कूल में रहा। इट शुड बी नोटेड, वरना टेक्निकली तो आंसर जो यहां पर निकलेगा ना वो गलत ही होगा। तो जितनी देर वो स्कूल में रहा है, स्कूल जाने के बाद वो टाइम हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, उस टाइम को हम छोड़ दे रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो दो सेम डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड दे रखी है। बात समझ में आई। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं कि अब्दुल का ये बेसिकली होम है, बात समझ में आई। तो होम से स्कूल गया ये, ठीक है, ये क्या चीज है, ये आपका स्कूल है। तो होम से स्कूल की जो इसकी स्पीड थी, सपोज इसको U1 कह लेते हैं, ये थी 20 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में, 20 किलोमीटर पर आवर थी। और स्कूल से जो होम की स्पीड थी, होम तक आने की थी, वो कितनी थी, उसको मैं U2 कह देता हूं, तो ये है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आती है। तो सेम डिस्टेंस के लिए दो अलग अलग स्पीड दे रखी हैं। जब भी इसके लिए आपको एवरेज स्पीड पूछी जाए, डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, 30 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। फिर इसका मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अगर हमें यहां इस पर्टिकुलर केस में एवरेज स्पीड निकालनी है तो जब डिस्टेंस सेम हो ये तभी फार्मूला लगेगा, ये बात याद रखिए। तो लगेगा 2U1 U2 अपॉन U1 प्लस U2, ऐसा लगा दीजिए। अगर दो सेम डिस्टेंस के लिए दो डिफरेंट स्पीड दे रखी हैं और उनके लिए हमसे एवरेज स्पीड पूछिए, ऐसे लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30। क्या मेरी बात समझ में आती है। 2 इंटू 20 इंटू 30, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 इंटू 20 इंटू आपके 30 डिवाइड बाई 50। क्या बात समझ में आती है। इस जीरो को इस जीरो से काटिए, यहां पर इसको 6 कर दिए, 6 दूनी 12 दूनी 24, आंसर आ चुका है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आंसर आ चुका है। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट भी बता देता हूं मैं आपको, कंसेप्ट आया कहां से, या हम जब लॉन्ग मेथड से करते हैं तो क्या होता है। एवरेज स्पीड जो होती है, ठीक है, इसको यहां बंद कर देते हैं। देखिए आंसर बहुत जल्दी आ चुका है। देखिए एक स्पीड ये, तो डिस्टेंस हम यहां पर कितना मान लेते हैं, डिस्टेंस s मान लेते हैं। तो यहां पर कुछ टाइम भी लगा होगा। टाइम किसके बराबर लगेगा भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन U1। तो इसको मैं T1 बोल देता हूं। यहां पर भी टाइम T2 लगा होगा। T2 किसके बराबर लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन U2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये जाने का टाइम T1 और आने का टाइम T2। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है,
एस प्लस एस, जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ऊपर हो गया ये आपका कितना हो गया, ये 2s हो गया, t1 किसके बराबर हो गया, t1 हो गया s अपॉन u1, s अपॉन u1 प्लस t2 किसके बराबर हो गया, s अपॉन u2, s अपॉन u2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट करिए, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 2s अपॉन, यहां पर ये इसका जब हम आपके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा u1 u2 और ये हो जाएगा आपका s इंटू u2 प्लस और s इंटू u1। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, देखिए ये मेन डिवीजन है तो ये पूरा का पूरा ऊपर चले जाना है, तो ये हो जाएगा 2s u1 u2 अपॉन s को हम ब्रैकेट में बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा u1 प्लस u2। क्या मेरी बात समझ में आई? s से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। ये जब ही होगा जब इक्वल डिस्टेंस रखेंगे तो ये हमारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप यहां पर अलग अलग टाइम की वैल्यू निकाल के रखिए। बात समझ में आई? तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। ये कब रखेंगे आप? ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रखेंगे जिस वक्त जिस वक्त सेम दो डिस्टेंस के लिए अलग दो स्पीड दे रखी होंगी और इन दोनों स्पीड्स के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि दो सेम टाइम के लिए अलग अलग स्पीड दे रखी हो, उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त याद रखिए, अगर उस वक्त निकालना है दो सेम टाइम के लिए, वो भी बता दे रहा हूं, यहां पर नोट कर लिए, सेम टाइम दे रखा है, बात समझ में? दो अलग अलग डिस्टेंस हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो सेम टाइम के लिए, सेम टाइम मतलब 5 सेकंड के लिए कोई 25 सेकंड के लिए 25 मीटर पर सेकंड से चला, अगले 5 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकंड से चला। बात समझ में? इस तरह से तो दो सेम टाइम अगर दे रखे हैं, डिस्टेंस चाहे जो भी हो, स्पीड डिफरेंट होंगी, तो उस वक्त एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों? उस वक्त एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला याद रखिएगा, u1 प्लस u2 डिवाइड बाई 2। उस वक्त ऐसे निकालेंगे जब टाइम सेम दे रखे होंगे तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, वही बेसिकली एवरेज हो जाएगा। और जब डिस्टेंस सेम दे रखे होंगे, दो अलग अलग स्पीड होंगी, तो उस वक्त फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, और इफ ए बॉडी ऑफ मास 40 kg, कोई बॉडी है 40 kg की, मूव्स इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स लगी हुई है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और बेसिकली रिटार्डिंग फोर्स क्यों लगाई, कौन लगाता है? आमतौर से ब्रेक्स लगाते हैं। क्या करती है रिटार्डिंग फोर्स? वेलोसिटी को स्लो करती है, कम करती है। कितनी लगी है? फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, तो यानी 60 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है। द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर, कितनी देर बाद रुकेगी? ये आप काइनेटिक एनर्जी वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। इसको समझ लीजिए जरा ध्यान से। एक बॉडी है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यहां पर वो कितनी है बच्चों? वो 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसका मास कितना दे रखा है? मास आपका 40 kg दे रखा है। अब हुआ क्या है कि इसकी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो गई। ये फोर्स कैसी है? रिटार्डिंग फोर्स है। तो अगर ये 30 की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे तो ये फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली -60 न्यूटन हो जानी है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? बात समझ में आती है? अब ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो बॉडी कितनी कुछ दूरी पर चलने के बाद इसका मास तो उतना ही रहेगा, आपका 40 kg ही रहेगा। कुछ दूरी पर चलने के बाद सॉरी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है बच्चों? 0 मीटर पर सेकंड हो जानी है इस फोर्स की वजह से। फिर ये फोर्स लगना बंद हो जाए, अगर बंद नहीं हुई तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, लेकिन हमें उतनी उसका एनालिसिस नहीं करना है। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि यहां से लेकर यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, इसको यानी रुकने में कितना टाइम लगा। कौन सा इसके अंदर लॉ लगाने वाले, ठीक है, कौन सा लॉ लगाने वाले हम जरा सोच के जल्दी से बताइए। इसके अंदर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से इसको कर सकते हैं। बात समझ में? क्योंकि यहां पर इसका कुछ मोमेंटम है, यहां पर इसका मोमेंटम कितना है? 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। यहां से यहां तक आने में इसको कुछ टाइम लगा है, तो कोई यानी कुछ रेट लगा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है। फोर्स यहां पर हमको दे रखी है, ठीक है? क्या होता है लॉ? रेट ऑफ
change in momentum is directly proportional to the force applied। बात समझ में आई? is directly proportional to force applied। अब वो अपोजिट भी होगी तब भी चलेगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आई? डेल्टा पी किसके बराबर हो गया? P2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस T2 माइनस T1, या बेसिकली ये एक ड्यूरेशन होगा। बात समझ में? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बात समझ में आती है? अब ये P2 माइनस P1 कैसे निकालेंगे हम? बहुत ही आसान है। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आती है? ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसआई यूनिट में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ही बेसिकली इक्वल टू का साइन बन जाता है। बात समझ में आती है? ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, P2 किसके बराबर लिखेंगे हम? P2 को लिखेंगे मास इनटू V2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? P2 किसको लिखेंगे? मास इनटू V2। फिर माइनस का साइन, मास इनटू V1, मास इनटू V1। अब देखिए, मास इनटू V1 से मास इनटू V2 तक, यानी इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक आने में कितना टाइम लगा है? ये T लगा है, और यही हमसे पूछा है, यही यहां पर आंसर होने वाला है। किसके बराबर होने वाला है बच्चों? ये फोर्स के बराबर होने वाला है। फोर्स किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो हम यहां पर माइनस 60 लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, क्या लग रही है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब ध्यान से सुनिए, ये V2 0 है, तो ये चीज 0 हो जानी है। बात समझ में आती है? ये क्यों 0 हो गया, ये समझ में आ रहा है? तो -40 इंटू V1, वेलोसिटी कितनी थी? 30, और 60 यहां पर ले आएंगे माइनस साइन के साथ, और T यहां पर आ जाएगा आपका। क्या बात समझ में आती है? माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0 इसको कैंसिल करेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहां पर हमारा T किसके बराबर आ जाएगा? 20 सेकेंड्स के बराबर आ जाएगा। क्या आंसर है यहां पर? यस, आंसर है। दिस 20 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, आई होप। ओके, 5 में करें, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। 500 ग्राम का एक हैमर है, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स ए नेल। एक नेल पर स्ट्राइक करता है हैमर, हथौड़ा। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड्स। बहुत थोड़े से डिस्टेंस पर वो उसको रोक देता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? ठीक है, ये कन्वेंशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, कौन सी फोर्स कैसी होती है किसके ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये जो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है, ये SI यूनिट के अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ही बेसिकली किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। डेल्टा P किसके बराबर है? डेल्टा P बराबर है P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। ये गिवन है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन दे रखी है, बेसिकली इंपल्स लगी होगी एक बड़ी सी नेल के ऊपर जब हैमर ने फोर्स बरसाई होगी। ये किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। आप ध्यान से समझ लीजिए, ये P2 किसके बराबर होगा? P2 बराबर होगा, अगर हम हैमर की वेलोसिटी ले रहे हैं, किसकी वेलोसिटी ले रहे हैं? हैमर की वेलोसिटी ले रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, मास ऑफ द हैमर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैमर, माइनस मास ऑफ हैमर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हैमर, डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, अगर हम ये निकालेंगे तो ये क्या, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो फोर्स बाय द हैमर ऑन द नेल आएगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो यहां पर आ जाएगी आपकी फोर्स। बात समझ में आती है? मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हैमर रुक गया था, हैमर को रोक दिया था नेल ने, तो ये तो 0 हो गया। बात समझ में आती है? तो माइनस मास इनटू V1 अपॉन डेल्टा T दे रखा है, यस दे रखा है, 0.01 सेकेंड्स दे रखा है। बात समझ में? मास किसके बराबर दे रखा है? माइनस 500 ग्राम, यानी 0.5 kg। हम kg में रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई V1 किसके बराबर है? वेलोसिटी किसके बराबर है? 50 मीटर पर सेकेंड।
50 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 0.01। बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखिए 0.01 है, तो यहां से अगर हम पॉइंट हटा दें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, -50 इंटू 50 हो जाएगा या नहीं? बात समझ में? और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, -2500 न्यूटन्स आ गया। यही बेसिकली फोर्स है। ठीक है, अब ये माइनस का साइन कंफ्यूज करेगा आपको, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर हम वेलोसिटी ऑफ हैमर लेंगे, ये फोर्स किसके ऊपर लगेगी, हैमर के ऊपर ही लगेगी, नेगेटिव ही लगेगी हैमर के ऊपर, ये बात याद रखिएगा नेल के जरिए। अगर ये वेलोसिटी ऑफ हैमर अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव आएगी। यहां पर नेगेटिव साइन दिया नहीं है, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर एक आंसर और होता माइनस के साइन के साथ तो आप उसी को लगाते, क्योंकि दे नहीं रखा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता करना चाहता है एग्जामिनर जो है, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे लगा देंगे। 2500 न्यूटन लगेगी। किसके ऊपर लगेगी, हथौड़े के ऊपर लगेगी फोर्स। कौन लगाएगा, नेल लगाएगा। और नेल के ऊपर कितनी लगेगी, नेल के ऊपर भी इतनी लगेगी 2500। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, हैमर के ऊपर कितनी लगेगी, माइनस के साइन के साथ लगेगी। और नेल के ऊपर कितनी लगेगी, प्लस के साइन के साथ लगेगी। अगर हम हैमर की जो वेलोसिटी है इसको पॉजिटिव ले लें, अगर इसको नेगेटिव कर दें तो फिर दूसरी उल्टी चीजें शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आती है? ये बात आपके आई होप समझ में आ गई होगी। तो आंसर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2500 न्यूटन लगाएंगे। प्लस के साइन के साथ दे रखा है तो प्लस के साइन के साथ लगा दिए, नो प्रॉब्लम। ओके, वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज g if g dash is the acceleration due to gravity at height h above the surface of the earth then। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पर है, उस वक्त जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, g सिंपली। और अगर उसको अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी अबव ले गए, h मीटर की हाइट पर ले गए हम ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कितनी हो जाएगी, g डैश हो जाएगी। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो नई g डैश है ये g के बराबर ही है, यानी कोई चेंज भी होता है हाइट के साथ या नहीं, या ये कम हो जाएगी पुरानी वाली g से, या ये पुरानी वाली g से बढ़ जाएगी, या g डैश 0 हो जाएगी अगर h हाइट पर ले गए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इत्मीनान से इसको समझने की जरूरत है। मैं दो अलग अलग कलर से बनाऊंगा। तो ओल्ड हमारा जो केस है बेसिकली वो g है। तो ये कौन सा केस है बच्चों, ये सपोज ये हमारी अर्थ है। बात समझ में आती है? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास है सपोज m। अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है me। और यहां से इस दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनके सेंटर से सेंटर का निकालते हैं। तो बेसिकली अर्थ का सेंटर है यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना है, re, यानी रेडियस ऑफ अर्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मास एंड अर्थ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, अब ये बताइए मुझे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इस टाइम कौन सी g लग रही है, इस टाइम ये वाली g लग रही है जो दे रखी है सिंपल। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में होगी, और ये g है और ये दे रखी है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ होना चाहिए जब ही ये g होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी है तो भी ये g अप्लाई तो हो रही है उसके ऊपर। बात समझ में आती है कि नहीं आती? डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही क्योंकि बेसिकली नीचे से वो रुकी हुई है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा मौजूद होगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि फोर्स मौजूद है। अब ये बताइए कि मुझे इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का मास इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का वेट किसके बराबर होगा। इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा सपोज w, और ये किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट किसके बराबर होता है बच्चों, पहले वेट का फार्मूला लिख दें, WE। ठीक है, वेट का हम फार्मूला लिखते हैं किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब भी हम वेट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वेट निकाल रहे हैं तो इसको यहां पर W लिख दूं, यहां पर मास कितना है m है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बच्चों, g है। ये इस पर्टिकुलर केस के अंदर है। ओके, बात समझ में आ रही है? अब ये बताइए कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लगा रही होगी अर्थ, वेट के बराबर ही तो लगा रही होगी। तो बेसिकली ग्रेविटेशन के अंदर जो वेट होता है वही तो फोर्स होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी प्लैनेट फोर्स लगाता है वही उसका वेट होता है। बात समझ में आई? तो वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो फोर्स बराबर होती है g
मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो डिस्टेंस है बच्चों हम रेडियस लेंगे अर्थ का, ठीक है, आर ई, और इसका स्क्वायर होगा। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। तो ये वेट ही बेसिकली किसके बराबर हो जाना है, जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम g की वैल्यू निकाल लेंगे, इस g की वैल्यू, ये g की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m से कैंसिल हो जाना है। बात समझ में आ रही है? या g की वैल्यू अभी मत निकालिए आप, अभी आप यहीं छोड़ दिए ऐसे ही, क्योंकि कंसेप्ट समझाना है। बात समझ में आई? अभी आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरा वाला केस क्या है? दूसरा वाला केस ये है कि एक ऑब्जेक्ट था, ये अर्थ है, इसका मास तो अभी भी एम ई ही रहेगा। बात समझ में आती है? एक ऑब्जेक्ट था, उसको आप इसी ऑब्जेक्ट को इतनी ऊपर ले गए, कितनी ऊपर ले गए, यहां से h हाइट पर ले गए इसको, और यहां से सेंटर ऑफ द अर्थ कितना था, वो इतना था, वो यहां पर आर ई था। तो अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ चेंज कर दिया है आपने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इस वक्त जो इसके ऊपर g लग रही है वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो है g डैश, ये वाली जो नई g डैश है। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इस वक्त जो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो g डैश लग रही है। तो इस वक्त इसका वेट किसके बराबर होगा? इस वक्त क्योंकि वेट अलग होगा तो यहां पर मैं W1 लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं F1 लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं W2 लिख दे रहा हूं। इस वाले केस में, ये सेकंड केस मान ले रहा हूं, इसको W2 लिख दे रहा हूं। यहां पर किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा मास इंटू जी डैश। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल, यही वाले तरीके से। अच्छा, यही बेसिकली F2 के बराबर भी हो जाएगा, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द नियरेस्ट प्लेनेट। ये वाली जो प्लेनेट अर्थ के पास ही है वो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच। अब जो डिस्टेंस है बच्चों वो नया डिस्टेंस है, ये बात याद रखिए, आर ई प्लस एच है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताइए कि F1 तो आपकी ये है, जी एम ई एम आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, और F2 किसके बराबर है, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें ज्यादा कौन सी है? तो इसमें F1 ज्यादा है या नहीं? F1 इज ग्रेटर देन F2। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसके डिनोमिनेटर के मुकाबले में, और बाकी सारी चीजें सेम है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये छोटी हो जाएगी, F2 छोटी हो जाएगी या नहीं छोटी हो जाएगी? बात समझ में आ रही? तो F2 किसके बराबर है? W2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू एम जी डैश। बात समझ में आती है? F1 किसके बराबर है? F1 W1 के बराबर है, विच इज इक्वल टू m इंटू जी। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, m को m से कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए g डैश किसके बराबर आ गया, g डैश इज लेस देन g। क्या बात क्लियर हो गई? g डैश छोटा है, यानी अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाने का क्या मतलब है? मास उतना ही रहा, लेकिन तो यानी उसका मतलब क्या है कि वेट कम हो जाएगा। वेट क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कम हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ए मोटर बाइक टेक्स 30 किलो जूल। 30 किलो जूल लेती है एक मोटरसाइकिल, एनर्जी टू इट्स इंक्रीज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू 10 किलो जूल। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी कंफ्यूजिंग है, तो इसको समझने की कोशिश करिए कि ये बेसिकली क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। 10 सेकेंड इसको लगते हैं फाइनल वेलोसिटी में जाने के लिए। द फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द मोटर बाइक विल बी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इसकी। ये बात को समझने की कोशिश करिए। तो बहुत ही आसान है, ये आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर इसे मानेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हाफ एम V1 कितनी है बच्चों? V1 है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां पर लिखेंगे 8, अभी इसको V1 ही छोड़ दिए, यहां पर लिखिए, बल्कि मास की जगह मास लिख लीजिए और V1 की जगह लिखिए 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकंड में आ गया। और इसको क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर लेना है,
ठीक है, ये किसके बराबर हो रही है? 10 किलो जूल, यानी 10,000 के बराबर हो रही है, 10,000 जूल्स के बराबर हो रही है। 18 से कैंसिल हो जाएगा, 5 into 5 लिख लेंगे, हाफ m into 5 into 5 इज इक्वल टू 10 और फिर यहां पर 1000। तो इसको 25 को काट देंगे तो यहां पर आपके 4 आ जाएगा और 2 0 लग जाएंगे, तो मास आपका आ जाएगा 800 kg। बात समझ में आती है? तो यहां से आपने मास निकाल लिया। अब दूसरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दूसरी काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, 30 इट टेक्स 30। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ये काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाएगी या नहीं जुड़ जाएगी? तो ke2 आपको एक तरह से दे रखा है, ke2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस जितनी उसने ली। तो अब ये हो गया आपके पास 40 किलो जूल है, क्योंकि तो यहां पर आप 3 0 लगा दीजिए, ठीक है, ये बेसिकली क्या था? किलो था, तो यहां पर 3 0 और लगा दिए, ये ke2 ये किसके बराबर हो जाएगी? हाफ इंटू मास आप निकाल चुके हैं बच्चों, इंटू वेलोसिटी v2 फाइनल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर। बात समझ में आती है? 2 0 ये गए, 8 पंजे 40 और 1 0 लग गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 100 के बराबर हो जाएगा। v2 किसके बराबर आ जाएगा? v2 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 10। तो आप क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, और ये मीटर पर सेकंड, यहां पर जो वेलोसिटीज दे रखी हैं वो बेसिकली किलोमीटर पर आवर में निकालनी है आपको। तो इस 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 18/5 से, 5 दूनी 10 और 18 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो टोटल आपकी वेलोसिटी है वो किस में आ जाएगी? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ये किसके बराबर आएगा बच्चों? यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? तो आंसर होगा इसका 36 किलोमीटर पर आवर। इसके जरिए आप करके देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सब चीजें जस्टिफाई होंगी। बात समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है जिसको बेसिकली 50 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया। द हाइट अप टू विच पार्टिकल कैन राइज, तो बेसिकली मैक्सिमम हाइट पूछिए। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। एच मैक्स का जो फार्मूला है वो बेसिकली क्या होता है? u²/2g। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये फार्मूला कैसे आया। ठीक है, मैंने इसको अपलोड भी कर रखा है, आपको यहाँ पर आपके लिए मैं वीडियो लगा दूंगा, तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं और कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको सोचना समझना नहीं है। तो ये जो आपको पॉइंट्स इस वाली वीडियो में जो यहाँ पर नजर आ रहा है इस टाइम, वहां पर जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन आपको चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट आपने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला में ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है जिससे आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। तो वो कौन सी है? 50 है। तो 50 इंटू 50, आपको जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, 2 इंटू 10। तो ये 0 से कट गया, ये यहां पर आपकी क्या हो गया? 25, 25 पंजे 125, तो 125 मीटर ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। अब ये आया कैसे? बेसिकली इसको समझ लीजिए, ये किस तरीके से आ गया ये। तो एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल यहां पे है फॉर एग्जांपल, और इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, इसको कितनी दी है? सपोज करिए u दी है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऊपर जाएगा। अब ये फ्री फॉल में, जैसे ही आप वेलोसिटी देके इसको छोड़ देते हैं, अब तो ये ग्रेविटी के हवाले हो गया। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक पहुंचेगा और वहां से ये वापस आएगा तो ये उसी रास्ते पर, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, लेकिन मैंने अलग पाथ बनाए आपको समझाने के लिए। बात समझ में आई? और फिर ये उसी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से ही टकराएगा ग्राउंड पर। बात समझ में आ गई? तो ये यहां तक जाने की जो बेसिकली हाइट है, ये क्या चीज है? ये h है। तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी से गया, यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? इसकी 0 हो गई है। ये क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ में आती है? फाइनल वेलोसिटी 0, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। कौन सी इसके अंदर आप इक्वेशन लगाने? v² इज इक्वल, यहां से लेकर यहां तक जाने की इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, यहां से लेकर खाली ऊपर तक जाने की। तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने फेंका था, प्लस 2as, ये ऐसी तो लिखते हैं। जब ग्रेविटेशन में हम लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ये बेसिकली 0 हो चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने इसको फेंका था, ये आप प्लस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, एक ही जगह क्या लिखेंगे? g लिखेंगे विद नेगेटिव साइन। ये बात याद रखिएगा, ये g हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। नीचे से आप ऊपर गए हैं तो ये क्या हो गया? आपका h मैक्स आपने ट्रेवल किया है, मैक्सिमम हाइट। यहां पर मैक्सिमम ये तभी होगी जब यहां पर 0 होगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब h मैक्स किसके बराबर हो जाएगा?
एच मैक्स विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2g, माइनस माइनस से कैंसिल, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ चुका है, यही मैंने लगाया था यहां पर। बात समझ में आ गई? ओके, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है वायर ए इज ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 मिलीमीटर, वायर बी इज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 मिलीमीटर। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेज आर ए आर बी। याद रखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये बात अंडरस्टूड रखनी पड़ेगी आपको कि ये दोनों वायर अलग अलग लेंथ अलग अलग रेडियस के जरूर हैं लेकिन सेम मटेरियल के, ताकि रेजिस्टिविटी सेम हो जाए, अदरवाइज इसका आंसर नहीं निकाल सकते हम। बात समझ में आ गई? तो सेम मटेरियल के वायर हैं, ये बात याद रखनी है। एक वायर ए है और एक वायर बी है। इसकी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी दे रखी है? वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? वो आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको हम एल बी कह लें, इसको एल ए कह लें। आर ए कितना दे रखा है? 40 के साथ 2 मिलीमीटर दे रखा है, 2 मिलीमीटर। और आर बी कितना दे रखा है बच्चों? आर बी दे रखा है 3 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर मिलीमीटर, लेकिन क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, इन दोनों को देखिए, इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों मिलीमीटर में, इसका लेंथ और इसकी लेंथ ये दोनों सेंटीमीटर में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आती है नहीं आती? ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि आर ए किसके बराबर हो जाएगा? आर ए बराबर हो जाएगा रो एल ए अपॉन पाई आर ए का स्क्वायर, यही तो होगा। आर बी किसके बराबर हो जाएगा? आर बी रेडियस रेजिस्टेंस ऑफ बी वायर, रो दोनों की सेम होंगी। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, रो जो है ये बेसिकली रेजिस्टिविटी है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो मटेरियल सेम है तो ये भी सेम होगी, एल बी अपॉन पाई आर बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हमको क्या निकालना है? हमको आर ए और आर बी का रेशियो निकालना है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर लिखेंगे रो एल ए किसके बराबर है? एल ए है आपकी 40 सेंटीमीटर अपॉन पाई आर ए किसके बराबर है? 2 मिलीमीटर बाई 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको 2/2 मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम। बात समझ में आ गई? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि यूनिट भी कैसे जस्टिफाई हो रही है। रो 40 सेंटीमीटर, अब यहां पे क्या लिखेंगे हम? 25 सेंटीमीटर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? पाई। और रेडियस इसका है, इसका 3 है, तो 3 × मिलीमीटर का स्क्वायर, ऐसी तो लिखेंगे। बात समझ में आती है? अब देखिए रो से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीजों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो भी चीजें अपनी यूनिट के साथ उठ के जाएंगी, ये सबसे ऊपर चली जाएगी, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी। कैसे लिखते हैं हम? जैसे लिखा है P/Q अपॉन R/S, तो ये सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है PS/QR। ठीक है, ये बात समझ में आती है ना? ऐसे यहां पर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 × 3 मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2 और 2 × 2 भी क्या चीज है? ये मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है? 25 सेंटीमीटर। ओके, देखो सेंटीमीटर से कट जाएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर के स्क्वायर से कट जाएगा। तो यूनिट कोई आने वाली नहीं है, खाली रेशियो आने वाला है। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, ध्यान से समझ में आ रही है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 ये आपका हो जाएगा 10 को 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये आपका हो गया 90 और यहां पर हो गया आपके 25। इसको 5 से कर लीजिए, 5 18 हो जाएगा, यहां पर 25, तो 18/5 रेशियो आ रहा है। आंसर है? यस, आंसर है। दिस इज द आंसर। ओके, सो इट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम ग्रेविटेशन। अगेन 2 क्वेश्चन है ग्रेविटेशन के, यहां पर ये देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई। एक 500 मीटर हाई टावर है, उसके ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। और जो टावर की बेस है उसमें बेसिकली एक पॉन्ड है, तालाब है। उस तालाब के अंदर वो जो पत्थर फेंका था वो गिरा है। व्हेन इट इज स्प्लैश्ड हियर, व्हेन इज द स्प्लैश्ड हियर, तो पानी के अंदर जब वो गिरेगा तो आवाज होगी, उसको स्प्लैश कहते हैं। वो स्प्लैश ऊपर एट द टॉप, ऊपर कब सुनाई देगी? तो यहां पर बेसिकली थोड़ा सा साउंड का न्यूमेरिकल भी आ गया है और ग्रेविटेशन का तो एक कंसेप्ट आया ही आया है। ठीक है,
तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिए। सपोज ये टावर है, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली ये आपका पॉन्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया है, एक स्टोन को ऐसे फेंक दिया है, ठीक है। तो ये स्टोन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपके टकराएगा, स्प्लैश होगी, ठीक है। तो आपने जो हाइट रखी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है, उसको हम बोल रहे हैं 500 मीटर्स। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे हम, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए ध्यान से, कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा बेसिकली स्टोन को, ठीक है, प्लस यहाँ से फिर साउंड जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसका लॉजिक बताऊंगा आपको। तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम, ठीक है, एक तो वो टाइम होगा जो बेसिकली स्टोन को यहाँ से यहाँ तक गिरने में लगा, उसको T1 कहते हैं, और एक साउंड का टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक, ये T2 वाला जो है बेसिकली कौन सा टाइम है, साउंड वाला टाइम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे T1, फिर लिखेंगे हम T2। तो T1 को हम कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए, ये डायरेक्ट लिखना बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसको हम लिखेंगे 2h/g, इसका अंडर रूट, ये बात याद रखिए, ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है, इसको भी समझाऊंगा। प्लस साउंड का टाइम कैसे लिखेंगे, साउंड का टाइम, अब यहाँ से यहाँ तक साउंड जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 500 है, डिस्टेंस कितना है 500, और स्पीड कितनी है 340। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 340/500, ठीक है। ये साउंड का टाइम हो गया और ये बेसिकली स्टोन के गिरने का टाइम हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 × 500 डिवाइडेड बाई 10 और इसका अंडर रूट, और बच्चों ये जो कैलकुलेट होकर आएगा 34/50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1.47। ये कितना हो गया, ये आपका 1000 हो गया, 1000/10, इसको इससे कैंसिल कर दिया, आपके 100 का अंडर रूट आना है, प्लस 1.47, 100 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 10 प्लस 1.47, आंसर आ गया 11.47, ठीक है। तो आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, 2h/g, ये समझ लीजिए, आंसर तो यहाँ पर 11.47 हम निकाल चुके हैं। ये 2h/g कैसे लिखा, किसी स्टोन को गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो बेसिकली आप क्या रखेंगे, उसके अंदर डिस्टेंस कितना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, S = ut + ½ at²। ध्यान से समझ लीजिएगा, S की जगह हम क्या लिखेंगे, h, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए लिखेंगे -h, बात समझ में आती है, क्या लिखेंगे -h, = इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, चाहे जितना भी लगे, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो 0 ही होना है, प्लस ½ g की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, -g लिखेंगे, ठीक है, और t², ये बेसिकली हमें टाइम निकालना है। अब इस इक्वेशन से यहाँ से ये बताइए आप, t किसके बराबर आ जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ क्योंकि 0 हो चुकी है, तो t ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2h/g, और इसका आपको अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ऐसे ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं ग्रेविटेशन के कंसेप्ट के, कब टाइम निकालना है, कब हाइट निकालनी है, कब वेलोसिटी निकालनी है, ये सारे कंसेप्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं, इसको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इससे टाइम कब लगता है जब हम डायरेक्ट फार्मूले से निकालते हैं कोई चीज़। ओके, जो क्वेश्चन है ये हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, इन हाइड्रो पावर प्लांट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। क्या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं? नो, स्टीम में कन्वर्ट नहीं करते। ये तो बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट कहां पर करते हैं, जहां थर्मल पावर प्लांट होता है, जहां पर कोयले को जलाकर और फिर हम पानी को गर्म करके सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते थे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली किसके लिए है, ये थर्मल पावर प्लांट के लिए है, थर्मल पावर प्लांट के लिए है, ठीक है। केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये दोनों करेक्ट आंसर नहीं है। कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इससे पहले हम चौथा और पढ़ लेते हैं। चौथे में क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इन द स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से समझ लीजिए बात को, ये तीसरा और चौथा इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको जरा क्लियर कर लेता हूं मैं पॉइंट को। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि हम एक डैम बनाते हैं, बात समझ में, पानी को स्टोर करते हैं।
तो स्टोर्ड पानी के पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? स्टोर्ड पानी के पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक हाइट पर है और मास है उसके पास। तो mgh करके उसके पास क्या आ चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। याद रखिए वो स्टोर्ड वाटर है, तो अभी वो फ्लो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है कि डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी में। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज करेंगे, पानी को बहाएंगे। जब पानी को बहाएंगे तो वो आपके पेनस्टॉक के थ्रू जब हम पानी को बहाएंगे तो बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस काइनेटिक एनर्जी को एक इंपेलर से हम गुजारेंगे, एक पंप के थ्रू हम गुजारेंगे, पंप के प्लेट के थ्रू, ब्लेड्स के थ्रू। तो हमारा जो जनरेटर का रोटर है वो रोटेट करेगा, देन इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। बात समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी इन द स्टोर्ड वाटर। तो स्टोर्ड वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है। बात समझ में? क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये चौथा करेक्ट आंसर नहीं है। अलबत्ता ये सी पार्ट इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दैट आई क्लियर ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर है। इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। एक बॉडी के पास कितना मास है? 5 kg है। इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में रुकी हुई थी। रेस्ट इज मूव्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी थी जिसका 5 मास था, इसके ऊपर एक फोर्स लग गई इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 न्यूटन। ठीक है, ऑन ए स्मूथ सरफेस दे रखी है। इसका मतलब फ्रिक्शन का कंसेप्ट खत्म। फ्रिक्शन आपके लेवल पर आता भी नहीं है। ठीक है, तो 2 न्यूटन से इसके ऊपर फोर्स लग गई तो एक्सेलरेशन आ गया होगा इसके ऊपर। ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। और ये फोर्स कितनी देर लगी रही? ये टाइम t सेकेंड्स तक लगी रही। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक लगी रही है, तो बॉडी बेसिकली 10 सेकेंड में यहां तक आ गई होगी। बात समझ में आ गई? तो यहां से यहां तक आने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कुछ होगा, और टाइम जो है वो बेसिकली 10 सेकेंड्स है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां जो वेलोसिटी है इनिशियल वो कितनी है? 0। यहां पर कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी इसके पास। बात समझ में आ गई? आपसे क्या पूछा है? द वर्क डन। अब वर्क डन किसके बराबर होता है? ध्यान से समझिएगा। वर्क डन ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, आप इस कॉस थीटा के चक्कर में मत जाना, क्योंकि 10th के लेवल पर कॉस थीटा वाली जो प्रॉब्लम है वो आती नहीं है। ये कॉस थीटा 1 ही होता है। बात समझ में आई? तो ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपके समझ में आए कि हाँ भाई हायर जब लेवल पे पहुंचेंगे तो कुछ चीजें हमारी बढ़ जाएंगी। तो इसको आप हटा दो, ये आमतौर से 1 ही होता है। 1 इसलिए है बच्चों क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में ही बेसिकली फोर्स लगी हुई है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो बेसिकली 0 है। तो cos 0 इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई? इसलिए 1 है यहां पर। ये अब देखो बच्चों, यहां पर हमें फोर्स तो दे रखी है, ये 2 न्यूटन दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता। क्या मेरी बात समझ में आती है? हमको क्या नहीं पता? डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। तो डिस्प्लेसमेंट अब हम कैसे पता करें? डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हमें सबसे पहले यहां की वेलोसिटी चाहिए। बात समझ में? यहां पर वेलोसिटी कितनी लग गई है, तो यहां की वेलोसिटी हम फोर्स की मदद से निकालेंगे। फोर्स की मदद से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं, हमने इसलिए इसका फायदा उठाया। फोर्स है 2, मास किसके बराबर है बच्चों? मास है आपका 5 इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। देखिए टी भी दे रखा है, u0 दे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैलकुलेट कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। ये इसको तो 2 ही रहने दीजिए, इसको 5 रहने दीजिए, और मल्टीप्लाइड बाई v की वैल्यू हमें निकालनी है। माइनस u0 है। t की वैल्यू कितनी है बच्चों? t की वैल्यू 10 सेकेंड है। क्या मेरी बात समझ में? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो यहां से v किसके बराबर निकल जाएगा बच्चों? v आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां से v इज इक्वल टू, यानी v यहां पर कितना आ चुका है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमने v की वैल्यू निकाल ली, u की वैल्यू है, t की वैल्यू है, तो क्या हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s की वैल्यू निकाल के हमें यहां पर पुट करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। वर्क डन ही तो निकालना है। तो अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? s की वैल्यू निकालते हैं। s इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ut प्लस हाफ
AT²। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, एस हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसलिए ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए किसके बराबर होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, और टी का स्क्वायर, स्क्वायर टी को काट देगा, v u की वैल्यू किसके बराबर है, u की वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, हाफ s किसके बराबर हो जाएगा, हाफ v इंटू टी, हाफ इंटू 4 इंटू 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाफ इंटू 4 इंटू 10, तो ये s किसके बराबर हो गया, s बराबर हो गया 20 मीटर्स। क्या बात समझ में आ रही है? अब वर्क डन निकाल लीजिए, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं हम, बात समझ में आती है। फोर्स किसके बराबर है 2, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है 20, और फोर्स न्यूटन में है, ये 20 मीटर में, न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाता है बच्चों, जूल्स के बराबर हो जाता है, 2 इंटू 20 किसके बराबर हो जाएगा, 40 जूल्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 40 जूल्स, 40 जूल आंसर दे रखा है, यस यहाँ पर आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। इलेक्ट्रॉन एक एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में और ये फिगर बनकर आई है पेपर में, ठीक है, तो फिगर बनकर आई है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें फिक्स है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, और ये बताया गया है कि ये परपेंडिकुलर राइट एंगल पर ये एंटर हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये बेसिकली 90 डिग्री पर है, ठीक है, दो चीजें दे रखी हैं। हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो वो उसके ऊपर फोर्स लग सकती है, अगर वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं मूव कर रहा है तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसमें ये 3 फिंगर्स, यानी एक थंब, फर्स्ट फिंगर और ये सेकंड फिंगर। ओके, आई होप आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो और ज्यादा आपके समझ में आएगी बात। नाउ यू सी, ठीक, तो आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और ये थंब, इन तीनों को राइट एंगल पर इस तरीके से खोलना है जैसे एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं। ओके, तो ये तीनों 90 डिग्री पर हैं। लेफ्ट हैंड अगर है या राइट हैंड भी है तो उन दोनों ही केस में जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। जो फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को। जो सेकंड फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनको हम लिख लेते हैं पहले। तो जो थंब है, थंब को मैं ऐसे लिखूंगा, याद रखिएगा थंब, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मोशन, यहां पर M को मैंने कैपिटल लिया है तो याद रखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन को, ठीक है। फर्स्ट फिंगर, तो पहला F मैं स्मॉल बनाऊंगा, दूसरा कैपिटल, जिससे कि बात पता चल जाएगी ये F को मैं इस F से कुछ मैं बताना चाह रहा हूं। तो इस F से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस F से मैं फील्ड बताना चाह रहा हूं, ठीक है। जब भी मैं फील्ड कहूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे। जो सेकंड फिंगर है उसको मैं लिखूंगा SEC कैपिटल बनाऊंगा इसका, जिससे कि मैं इसको करंट को, सेकंड फिंगर, ठीक है। तो इस C से आप समझ जाएंगे कि यहां पर बात हो रही है करंट की। ओके, नजर आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड फिंगर इज द करंट। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन का के अपोजिट डायरेक्शन बेसिकली करंट का होगा। तो करंट का डायरेक्शन हो गया ये। तो जो सेकंड फिंगर है इसको मुझे ऊपर की तरफ रखना है। बात समझ में आ गई? सेकंड फिंगर ऊपर हो गई। जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये दो डायरेक्शन गिवन है, इन दो डायरेक्शन की तरफ ये फिंगर कर दी। मुझसे क्या पूछा गया है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। बात समझ में आती है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगी, ये थंब का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लगेगी। तो यहां पर अगर मैं रख देता हूं तो याद रखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इनवर्ड। और इनवर्ड का जो साइन होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड के ऊपर या पेज के ऊपर, ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रॉस कन्वेंशन कहां से लेकर आए, फॉर एग्जांपल एक एरो बनाए हम, क्या बनाए, एरो।
तीर कमान होता है ना वो वाला एरो, ठीक है। और इसमें ये पीछे टेल होती है। अगर यहां पर आप अपनी आई रख के देखेंगे तो टेल कैसी नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी। तो जाता हुआ करंट हमको ऐसा नजर आता है, सॉरी जाती हुई जो फोर्स है या कोई जाता हुआ जो एरो है वो हमको ऐसा नजर आता है। तो यहां पर जो फोर्स या मोशन लग रहा है किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो कैसा नजर आएगा, हमको ऐसा नजर आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इन टू द पेज, ठीक है। तो जो फोर्थ इसका ऑप्शन है वो आंसर होगा, आपको वापस जूम इन करके दिखा देते हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज दिस डी, ऑप्शन डी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके ऊपर कई बार आपके सवाल आता है, ठीक है। थैंक यू। एक न्यूमेरिकल साउंड का भी है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहे हैं, ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है साउंड वेव की, ठीक है। एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है रिस्पेक्टिवली। टाइम टेकन बाई इट टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इजी है। देखिए फ्रीक्वेंसी को हम एक तो न्यू से डिनोट करते हैं, ये न्यू है, वी नहीं है, ठीक है। या हम किससे डिनोट करते हैं, आप सिंपल एफ से डिनोट कर लीजिए, बात समझ में आई। मैं एफ से ही लिखता हूं, ठीक है। एफ किसके बराबर हो गई, 1000 हर्ट्ज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। और क्या दे रखा है बच्चों, और आपके पास वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा किसके बराबर होती है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हर्ट्ज जो होता है बच्चों, ये क्या चीज होती है, ये साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। इसकी दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, 1000 पर सेकंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यूनिट क्लियर कर रहा हूं आपको, 1000 पर सेकंड। अब ध्यान से समझ लीजिए, हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं वेव की। क्या निकाल लें, वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव को मैं कैपिटल वी से लिख रहा हूं, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर होती है वो समझ लीजिए। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से समझ लीजिए, तो यहां पर हमें टाइम पीरियड की जरूरत है। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 अपॉन 1000, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 सेकंड्स। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1/1000 सेकंड्स में। ये मतलब होता है इसका, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव टाइम पीरियड टी में। ये मतलब होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेशन बता रहा हूं मैं आपका। लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम पीरियड में, 1/1000 सेकंड्स में। बात समझ में आ रही है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, लैम्डा अपॉन टी लिखते हैं हम, लैम्डा अपॉन टी। या और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी को हम एफ लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये बात याद रखिएगा, बात क्लियर हो गई या नहीं। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू टाइम, वो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, या लैम्डा दैट इज वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। वेलोसिटी किसके बराबर है बच्चों, 25 सेंटीमीटर इंटू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है बच्चों, फ्रीक्वेंसी 1000 के बराबर है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1000, और ये पर सेकंड है, तो यहां पर हम सेकंड नीचे, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई ना यूनिट। तो 25000 किसके बराबर आ गया बच्चों, 25000 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो हटा दें तो सेंटीमीटर हट जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी 250 मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी आ चुकी है वेलोसिटी, बेसिकली साउंड की वेलोसिटी आ चुकी है। आपके पास वेलोसिटी मौजूद है साउंड की, आपके पास वो डिस्टेंस मौजूद है जिस डिस्टेंस में इसको जाना है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस लिखते हैं हम। डिस्टेंस दे रखा है आपको 1000 मीटर, किलोमीटर नहीं लिख रहा मैं, 1000 मीटर लिख रहा हूं। बात समझ में आ गई। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है बच्चों, टाइम निकलता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ही तो निकलता है। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्टेंस है 1000, 1000 ये है मीटर, और स्पीड किसके बराबर है 250,
ये है मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, 0 को इससे हटाइए, 25 चौक 100, तो 4 सेकंड। आंसर कितना आ गया बच्चों? 4 सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 10 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days? ठीक है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर दे रखी है आपको 400 वॉट। क्या दे रखी है पावर? आपको पावर दे रखी है 400 वॉट्स। ओके, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 10 hours पर डे। तो टाइम कितना दे रखा है हमको? टाइम बेसिकली दे रखा है 10 hours पर डे। ठीक है, What is the cost of energy? हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, और हमें कितना टाइम को बेसिकली 10 hours पर डे, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 10 डे मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज। तो 10 घंटे एक दिन में, और कितने दिन? 30 डेज। ठीक है, तो इस डे को डे से काटकर बेसिकली 30 इंटू 10 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 300 आवर्स। ऐसे पूरा टाइम निकलेगा। ठीक है, टाइम ऐसे करके निकाल लिया हमने। रेट कितना दे रखा है बच्चों? रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है ₹3.00 पर यूनिट। क्या दे रखा है? पर यूनिट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दे रखी है, मैंने जानबूझ के लिखी है ताकि क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे, वरना ये आमतौर से क्वेश्चन मुश्किल लगने लगता है। तो ध्यान से समझिए, आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट। कॉस्ट किसके बराबर होती है? रेट इनटू टोटल एनर्जी। किसके बराबर होती है कॉस्ट? कॉस्ट बराबर होती है, बेसिकली यही आपका बिल भी होता है। ठीक है, कॉस्ट और बिल एक ही चीज होती है। कॉस्ट बिल ये किसके बराबर होती है बच्चों? रेट मल्टीप्लाइड बाई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रेट आपको पता है, रेट किसके बराबर है बच्चों? रेट तो पता है, बाद में वैल्यू लिखेंगे इसकी। मल्टीप्लाइड बाई टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी बराबर होती है पावर मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, जो पावर है उसको आप टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब लिख देते हैं वैल्यू, इसकी है 3। ठीक है, क्या है? ₹3 पर यूनिट। ठीक है, यूनिट हमने नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाई पावर किसके बराबर है बच्चों? 400। पावर किसके बराबर है? 400। ये वॉट में आ गई। टोटल टाइम कितना है? 300 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 300 आवर्स। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आवर्स। इतनी बात समझ में आ गई। 400 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, 3 या 9 चौक 36। तो कितना आ गया यहां पर? ये आपका रुपीज आया। कितना? 36। कितने जीरो और लगाऊं? 2 और 2 4। 2 और 2 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिख रहा है यहां तक आपको? ओके, लेट मी सी कि आपको यहां तक दिख भी रहा है कि नहीं। यस, आपको दिख रहा है। ठीक है, 3600, लेकिन आपको यूनिट नहीं दिखेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ओके, ठीक है, ध्यान से समझिए। रुपीस तो ये लग गया, आर्स, वॉट आर्स, तो क्या लगेगा? वॉट आर। ठीक है, पर यूनिट, और यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर यूनिट भी लगा हुआ है। ध्यान से समझिएगा। रुपीस। अब देखिए, ये 3 जीरो जो है इनको मैं किलो बना देता हूं, इनका किलो वाट आर पर यूनिट। ये किलो वाट आर ही बच्चों यूनिट होता है। बात समझ में आई? तो यूनिट किलो वाट आर से कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। तो आंसर किसके बराबर आएगा? ₹360। दिस इज अवर आंसर। दिस इज अवर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन बेसिकली ऑप्टिक्स का है, लाइट चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। कैसी इमेज? शार्प इमेज बनानी है, तो हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है। इसमें से कोई एक आंसर होगा, निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। ठीक है, कौन सा मिरर दे रखा है? कॉन्केव। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों? फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, भले ही यहां पर नेगेटिव साइन ना लगा के दें तो आप तब भी यहां पर -15 सेंटीमीटर मानेंगे इसको। क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। ये बताएं या ना बताएं, आप हमेशा इसको कैसे लिखेंगे, -25 लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात याद रखिएगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगा, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, आपसे क्या पूछा है बच्चों, आपसे v पूछा है। याद रखिए कि v जो कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। यहां पर नेगेटिव एक भी आंसर नहीं है, लेकिन बेसिकली डिस्टेंस पूछ रहे हैं ये, इनको इससे मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों, 1/f किसके बराबर होता है, 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। ये प्लस बेसिकली फॉर्मूले का हिस्सा है, यहां पर माइनस मत लगा दिएगा क्योंकि u माइनस है इसलिए। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रही है बात। ओके, अब हमें क्योंकि v निकालना है तो v को आप यहीं छोड़ दीजिए, बल्कि इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना v को, ध्यान से देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा FV/v माइनस f, इसी के बराबर तो आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए, f इंटू वी, हमको इमेज का डिस्टेंस निकालना है। फोकल लेंथ कितनी है, -15 और -25, तो -15 मल्टीप्लाइडेड बाई -25, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों माइनस है। बात समझ में आ रही है? अब v किसके बराबर है, क्या मैंने गलत निकाला कुछ, 1/v FV। ओके ओके, मैंने बिल्कुल सही निकाला है, बिल्कुल सही निकाला। f माइनस v माइनस f होना चाहिए। ठीक है, v किसके बराबर है बच्चों, v बराबर है, v तो मुझे निकालना है तो मुझे यहां पर u लिखना चाहिए, सॉरी। ठीक है, मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, यहां पर u लिखना चाहिए। u किसके बराबर है, 25, तो यहां पर हो गया 25 माइनस 15, बिल्कुल करेक्ट। ओके, ऊपर का तो ये क्या हो जाना है, प्लस हो जाने वाला है 25। अब यहां ध्यान से देखिए, ये u किसके बराबर था, ये u -25 के बराबर था, तो हम इसको यहां पर -25 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर यही बात बस ध्यान देने वाली है, और ये माइनस और यहां पर एक माइनस और, बात समझ में, ये तो फॉर्मूले की वजह से आया, एक माइनस ये आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर 15 इंटू, ये तो हो जाएगा 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 25 प्लस 15, माइनस का 25 प्लस का 15, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा 15 इंटू 2.5 माइनस के साइन के साथ, यानी -37.5 सेंटीमीटर। इसको इग्नोर कर दीजिए, आंसर आपका ये आ गया, क्योंकि यहां पर आपको डिस्टेंस पूछा है। लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ऑब्वियसली हम स्क्रीन को। ओके, दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर 17। 3 resistors each of 8 ohm are, each of value 8 ohms are connected in triangle. The resistance between any two terminals will be। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स हैं, उनको एक ट्राइंगल में आप कनेक्ट कर दीजिए। ये 8 ओम है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ये भी 8 ओम है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी थी, 8, और यहां पर वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, ये किन्हीं भी दो टर्मिनल्स पर आप देखिए, चाहे यहां पर देख लीजिए, चाहे यहां पर देख लीजिए, मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है, A, B और C। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो टर्मिनल A और C के बीच का रेजिस्टेंस निकालता हूं। जब मैं A और C के बीच का रेजिस्टेंस निकालूंगा तो इस B को इग्नोर कर दूंगा, तो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, ये वाले 8 और ये वाले 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? तो A तो आ गया मेरा यहां पर, दिस इज A, और C आ गया मेरे यहां पर। A और C के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये आ गया, बात समझ में आती है। और A और C के बीच में ये दो रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीरीज में हो चुके हैं, तो 8 और 8 कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे A को मैं यहां ना लिखकर यहां भी लिख सकता हूं, C को मैं यहां ना लिखकर यहां भी लिख सकता हूं। अभी देखिए 8 और 16 ये पैरेलल में हो गए या नहीं हो गए? बहुत सिंपल है, मैंने सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट आपको बहुत डीपली समझा रखा है। यहां वीडियो लगा देता हूं कुछ सेकंड्स के लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। बात समझ में आई? स्क्रीन पर इस टाइम वीडियो लगा दे रहा हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए इनको कैसे निकालेंगे बच्चों। दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल के अंदर, प्रोडक्ट अपॉन सम करके निकाल लीजिए, बहुत आसान है। तो 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 16। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है।
अब ध्यान से देखिए 8 इंटू 16, इसको तो ऐसे, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, RAC, किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच में निकालना है। 16 और 8 किसके बराबर हो गया, 24। ध्यान से देखिए 8 एकम 8, 8 तिया 24, किसके बराबर आ गया, 16/3 ओम्स। ठीक है, 16/3 ओम आंसर है, या सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे फिजिक्स की सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आने लगेगा उनका वीडियो, बस समझ में आई, तो उस पर क्लिक करके आप मैथमेटिक्स में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आपको जितनी सीरीज कंप्लीट होती चली जाएंगी सभी यहाँ इस पेज पर नजर आने लगेंगी। इस स्लाइड के फौरन बाद, इस वीडियो के फौरन बाद नजर आने लगेंगी। आप उस पर क्लिक कर कर, चाहे वो इंडो इस्लामिक हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यहीं से आप पहुंच जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स, सारे ही सब्जेक्ट्स की, सारे ही क्वेश्चंस की वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।